रात के 1 बज रहे थे। पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीद के बहावलपुर और पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर में आतंकी अपने ठिकानों में चैन की नींद सो रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी रात साबित होने वाली है। कुछ ही मिनटों में आसमान से आग बरसने वाली थी और इस बार भारत का जवाब सिर्फ बयानों में नहीं बल्कि मिसाइलों की भाषा में आने वाला था। रात लगभग 1:05 से 1:30 के बीच लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ। 24 मिसाइलें और कई बम एक साथ दागे गए। रात के सन्नाटे में चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया। तेज धमाकों की आवाज ने जमीन को कंपा दिया और आसमान काले धुएं से भर गया। कुछ ही मिनटों में आतंक के ये तमाम अड्डे मलबे के ढेर में बदल गए। इस मिशन को भारत ने एक नाम दिया था, ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम अपने आप में एक गहरा संदेश था, उन माँओं और बहनों के दर्द का जवाब जिनकी मांग का सिंदूर पहलगाम की वादियों में मिटा दिया गया था। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 2025 को। जम्मू कश्मीर की बैसरन घाटी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, उस दिन पर्यटकों से भरी थी। परिवार आए थे, जोड़े आए थे, बच्चे आए थे, माहौल खुशनुमा था। तभी लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट ग्रुप TRF से जुड़े 5-6 आतंकी वहां पहुंचे। उन्होंने लोगों को घेरा, एक एक इंसान से पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? जिसने खुद को हिंदू बताया उसे गोली मार दी गई। जो कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। सिर्फ धर्म पूछकर, सिर्फ धर्म के आधार पर 26 बेगुनाह पुरुषों की जान ले ली गई। ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का कोई पहला चेहरा नहीं था। 2001 का संसद हमला, 2008 का 26/11 मुंबई हमला, पठानकोट, उरी, पुलवामा। पिछले 2-3 दशकों में भारत ने बार बार ये दर्द झेला था, लेकिन पहलगाम का हमला इन सब से अलग था। इस बार आतंकियों ने इंसानियत की हर सीमा पार कर दी थी और इस बार भारत की सहन शक्ति की भी हद आ गई थी। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह वही पुराना खेल खेला, कभी आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया, कभी भारत पर ही आरोप लगाए। लेकिन इस बार भारत सरकार ने सिर्फ बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने का फैसला किया। सबसे पहले कूटनीतिक मोर्चे पर वे फैसले लिए गए जो पहले कभी नहीं हुए थे। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, वही संधि जिस पर पाकिस्तान की करीब 80% सिंचाई योग्य जमीन निर्भर है। इसका मतलब ये था कि भारत अब इन नदियों का पानी रोक सकता था या बिना किसी चेतावनी के एक साथ छोड़ सकता था, जिससे पाकिस्तान को कभी सूखे और कभी बाढ़ का सामना करना पड़ सकता था। अटारी चेक पोस्ट बंद की गई, SVES वीजा रद्द किए गए, पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्रिकेटर और मीडिया हाउस भारत में बैन कर दिए गए। OTT प्लेटफॉर्म्स से सभी पाकिस्तानी फिल्में, शोज और गाने हटाने के आदेश दिए गए। ये सिर्फ शुरुआत थी। एक तरफ जहां पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करने के लिए कूटनीतिक कदम उठाए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आतंकियों के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन की तैयारी तेजी से चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बिहार की एक जनसभा में साफ शब्दों में कह चुके थे कि इस हमले में शामिल आतंकियों और इसकी प्लानिंग करने वालों को उनकी कल्पना से भी कहीं बड़ी सजा दी जाएगी। 19 अप्रैल को दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। उस कमरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान थे और तीनों सेनाओं के प्रमुख थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उस बैठक में साफ शब्दों में कहा, सैनिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो जरूरी समझें वो कदम उठाएं। उन्हें पूरी छूट दी गई। इसके बाद देश की खुफिया एजेंसियां रॉ और नेटग्रिड पूरी ताकत से मैदान में उतर गईं। उन्हें एक ही काम था, पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों की रियल टाइम जानकारी जुटाना। हर अफसर, हर एजेंसी अपना सर्वश्रेष्ठ दे रही थी। सबके मन में एक ही भाव था, पहलगाम का बदला लेना है। बहुत कम समय में कुल 21 आतंकी ठिकानों की पूरी जानकारी इकट्ठी हो गई। इन 21 में से 9 सबसे अहम और खतरनाक ठिकाने चुने गए। वही जगहें जहां से पुलवामा, 26/11 और पहलगाम जैसे बड़े हमलों की साजिश रची गई थी। इन 9 ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी जाने लगी। NSA अजीत डोभाल ने इन 9 टारगेट्स को फाइनल किया। 5 मई तक पूरे ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार था। प्रधानमंत्री से मंजूरी मांगी गई और बिना देर किए उन्होंने हां कह दी। पहलगाम में आतंकियों ने हिंदू महिलाओं का सुहाग उजाड़ा था। उसी दर्द और उसी इंसाफ की भावना से इस मिशन का नाम रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन शुरू करने से पहले हर छोटी बड़ी डिटेल को ध्यान से चेक किया गया। हर संभावित जोखिम का पूरा आंकलन किया गया ताकि किसी भी गलती की कोई गुंजाइश न रहे। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना की एक मजबूत टीम बनाई गई। राफेल, मिराज 2000
और Su-30 MKI जैसे एडवांस्ड फाइटर जेट्स तैनात किए गए। सभी एयरक्राफ्ट को भारतीय एयर स्पेस में रहते हुए ही ऑपरेशन करना था। राफेल और मिराज को फ्रंट लाइन पर अटैक एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी थी, जबकि Su-30 MKI एयर डिफेंस कवर देने के लिए तैनात था। हथियारों का चुनाव भी बेहद सटीक था। स्कैल्प एक क्रूज मिसाइल है जो लगभग 550 किलोमीटर दूर के टारगेट को पिन पॉइंट सटीकता से तबाह कर सकती है और बेहद नीचे उड़ने के कारण दुश्मन के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। इसकी स्पीड आवाज से 3 गुना ज्यादा है और ये 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। फ्रांस की तकनीक से बना हैमर बम 250 से 1000 किलो का पेलोड लेकर बिना जीपीएस के भी 70 किलोमीटर दूर के टारगेट को नष्ट कर सकता है। स्पाइस 2000 बम भी इस ऑपरेशन का अहम हिस्सा था। ऑपरेशन से पहले कामिकाजे ड्रोन्स एनिमी टेरिटरी में घुसकर लगातार सर्वेलेंस कर रहे थे। उनसे रियल टाइम और सटीक इनपुट्स मिल रहे थे ताकि किसी भी तरह की गलती की कोई गुंजाइश न रहे। भारत ने जो 9 सबसे महत्वपूर्ण टारगेट चुने थे, उनमें से 5 पीओके में एलओसी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर थे। बाकी 4 टारगेट पाकिस्तान के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर से लेकर करीब 100 किलोमीटर तक भीतर मौजूद थे। भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय थल सेना और नौसेना को भी स्टैंड बाय पर रखा गया था, ताकि ऑपरेशन के बाद अगर जमीन या समुद्र पर कोई टकराव होता है तो तुरंत जवाब दिया जा सके। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को राफेल, सुखोई 30 MKI और मिराज फाइटर जेट्स मिसाइलों और बमों से लैस होकर भारतीय सीमा के अंदर ही अपने अपने टारगेट से सुरक्षित दूरी पर पोजीशन ले चुके थे। रात का अंधेरा फैला हुआ था, चारों तरफ पूरी खामोशी थी। पीओके और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी जो कुछ दिन पहले भारत के मासूम लोगों की जान ले चुके थे, बेखबर होकर सो रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी साबित होने वाली थी। रात के 1 बजे के बाद जब चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा था, उसी वक्त भारत की तरफ से पहला हमला शुरू हुआ। सबसे पहले निशाना बना पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में लश्कर-ए-तैयबा का सवाई नाला ट्रेनिंग कैंप, वही जगह जहां से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों ने 2024 में सोनमर्ग, गुलमर्ग और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भारत के निर्दोष लोगों की जान ली थी। जैसे ही सर्विलेंस ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिला, भारतीय फाइटर जेट्स ने मिसाइलें और बम दागने शुरू किए। कुछ ही सेकंड में सवाई नाला कैंप की इमारतें आग के गोलों में बदल रहीं। तेज धमाकों की आवाजें चारों तरफ गूंज उठीं और आसमान काले धुएं से भर गया। कई आतंकी वहीं मारे गए और जो बचने की कोशिश कर रहे थे वे गिरती इमारतों के मलबे में दब गए। अगला टारगेट था मुजफ्फराबाद में ही एलओसी से करीब 15 किलोमीटर दूर जैश-ए-मोहम्मद का सैयदुना बिलाल कैंप, जहां नए रिक्रूट्स को हथियार चलाना, विस्फोटक बनाना और फिदाइन हमलों की ट्रेनिंग दी जाती थी। तीसरा टारगेट था पीओके के कोटली इलाके में लश्कर-ए-तैयबा का गुलपुर कैंप। इसी कैंप से ट्रेनिंग लेकर आए आतंकियों ने अप्रैल 2023 और जून 2024 में पुंछ में तीर्थयात्रियों से भरी बसों पर हमले किए थे। सैयदुना बिलाल कैंप और गुलपुर कैंप पर मिसाइलों और बमों की लगातार बारिश होने लगी। इस पूरे दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एनएसए अजीत डोभाल के संपर्क में थे और ऑपरेशन की हर अपडेट ले रहे थे। इसके बाद उसी इलाके में लश्कर-ए-तैयबा का बरनाला कैंप और कोटली में जैश-ए-मोहम्मद का अब्बास कैंप भी तबाह कर दिया गया। बरनाला कैंप में लश्कर अपने आतंकियों को हथियार चलाना, फर्जी आईडी बनाना और जंगल में सरवाइव करने की ट्रेनिंग देता था। अब्बास कैंप, जिसकी क्षमता करीब 15 आतंकियों की थी, वो जैश-ए-मोहम्मद के फिदाइन तैयार करता था। जैसे ही फाइनल क्लियरेंस मिली, एक के बाद एक कई मिसाइलें आसमान से गिरीं और दोनों आतंकी ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। भारतीय फाइटर जेट्स अब भारतीय एयर स्पेस में रहते हुए पाकिस्तान के अंदर भी निशाने साध रहे थे। ऑपरेशन पूरी प्लानिंग, स्पीड और सटीकता के साथ अपने अगले फेज की ओर बढ़ चुका था। पाकिस्तान के अंदर पहला टारगेट था सियालकोट में जैश-ए-मोहम्मद का सरजाल कैंप। मार्च 2025 में जम्मू और कश्मीर में 4 भारतीय सैनिकों की हत्या में शामिल आतंकियों को यहीं तैयार किया गया था। उसी इलाके में हिजबुल मुजाहिदीन का महमूना जोया कैंप भी था। पठानकोट एयरबेस हमले की प्लानिंग यहीं से हुई थी। बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर में स्थित था मरकज सुभान अल्लाह, जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर। यही वो जगह थी जहां जैश का चीफ मसूद अजहर पैदा हुआ था और जहां से उसने अपने आतंकी संगठन की नींव रखी थी। 2001 का संसद हमला, पठानकोट एयरबेस अटैक, 2019 का पुलवामा हमला, सब कुछ यहीं से प्लान किया गया था। उन तमाम बेगुनाह लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए भारत ने टेरर हब पर ब्रह्मोस मिसाइल दागी। कुछ ही मिनटों में जैश के हेडक्वार्टर की इमारतें पूरी तरह तबाह हो गईं।
इस हमले में मसूद अजहर के कई रिश्तेदार और जैश के टॉप कमांडर मारे गए, जिनमें उसका भाई और IC-814 हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर, उसके 2 साले मोहम्मद यूसुफ अजहर और हाफिज मोहम्मद जमील भी शामिल थे। लश्कर तैयबा के 2 बड़े कमांडर खालिद और मुदस्सर खाड़ियान खास भी इस हमले में ढेर हो गए। रात 1:05 पर शुरू हुआ ये ऑपरेशन सिर्फ 25 मिनट में खत्म हो गया। 9 बड़े आतंकी ठिकाने पूरी तरह नष्ट, 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर। इस ऑपरेशन का असर इतना गहरा था कि मसूद अजहर पूरी तरह टूट गया। उसके 10 रिश्तेदार और 4 करीबी लोग मारे गए थे। हालात ऐसे हो गए कि उसने ये तक कह दिया कि काश वो भी उनके साथ मारा गया होता। इस पूरे घटनाक्रम में एक खास बात यह रही कि भारत के ऑपरेशन से करीब 3 घंटे पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत का मजाक उड़ाते हुए एक पोस्ट डाली थी। उसमें लिखा था, शांति से सो जाओ क्योंकि PAF जाग रही है। लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया और पाकिस्तान को असली मायनों में जगा दिया। आतंकी ठिकाने तबाह होने के बाद पाकिस्तान घबरा गया। उसने रात के अंधेरे में ड्रोन और मिसाइलें खींचकर जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात के करीब 15 शहरों में भारतीय सैन्य ठिकानों, नागरिक इलाकों और धार्मिक स्थलों पर हमले की कोशिश की। लेकिन भारत पहले से तैयार था। जैसे ही ये ड्रोन और मिसाइलें भारतीय हवाई सीमा में घुसीं, भारतीय बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने करीब 50 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। इसी दौरान लाहौर में मौजूद पाकिस्तान का एयर डिफेंस रडार और पूरा डिफेंस सिस्टम भारतीय फोर्सेस की कार्रवाई में पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान की ये साजिश पूरी तरह नाकाम रही। इसके जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेसों पर कड़ी कार्रवाई की। पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ वो कह रहे थे कि हमले रोको तो हम भी रुकेंगे, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना LOC पर भारत के रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रही थी। सबसे ज्यादा गोलीबारी पुंछ इलाके में हुई। इस फायरिंग में 12 बेगुनाह लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल थे। इसी हमले में भारतीय सेना के लांस नायक दिनेश कुमार शहीद हो गए। उन्होंने अपनी जान देकर यह साबित कर दिया कि भारत का हर जवान आखिरी दम तक मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़ा रहता है। ऑपरेशन की सफलता के कुछ ही घंटों बाद 7 मई की दोपहर को भारत सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मंच पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री, भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी मौजूद थीं। ये कोई सामान्य प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत का एक मजबूत और प्रतीकात्मक संदेश था। पहलगाम में आतंकियों ने लोगों से उनका धर्म पूछकर उन्हें मारा था और महिलाओं से कहा था, जाकर अपनी सरकार को बता देना। उसी सोच को जवाब देने के लिए एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला अधिकारी को सामने लाया गया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया, ये धर्म के आधार पर बटा हुआ देश नहीं है, बल्कि एकजुट राष्ट्र है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने लाइव वीडियो सबूतों के साथ बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत POK में 5 और पाकिस्तान में 4 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और सभी को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। ऑपरेशन के तुरंत बाद विदेश मंत्री S जयशंकर और NSA डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और UAE जैसे देशों को इस कार्रवाई की जानकारी दी। दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम बताया और इस बार भारत की विपक्षी पार्टियों ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। सबने सेना की सराहना की और देश की एकजुटता दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि भारत अब 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी कई कदम आगे जा चुका है। पहली बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर अंदर जाकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया, वो भी बिना किसी नागरिक नुकसान के। ये ऑपरेशन भारत की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सटीक सैन्य कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान का नाम नहीं है, ये 26 परिवारों के आंसुओं का जवाब है। ये उन माओं की पीड़ा का प्रतिशोध है जिनके बेटे पहलगाम की वादियों में धर्म पूछकर मारे गए। और ये भारत का वो अटल संदेश है जो अब किसी अनुवाद का मोहताज नहीं। जो भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा, उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा।